वालेकुम स्टूडेंट्स, हो सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो कंप्यूटर के पास पेपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले एमसीक्यूज हमारे पास जो आ रहा है वो है विच इज़ नॉट अ बोलियन ऑपरेटर। ठीक है, बोलियन ऑपरेटर यहाँ पे सिंपल मतलब जो आ रहा है हमारे पास लॉजिक गेट्स का आ रहा है। अच्छा, लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंह बोर्ड वाले कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये कि टॉपिक ये ज़रूर आता है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक गेट जो है हमारे पास वो मेनली तीन टाइप्स के अंदर आ रही होती है। एक यूनिवर्सल है, और एक आपके पास जो है वो अर्थमेटिक, और एक बेसिक है। ठीक है। जैसे बेसिक के अंदर वो ये तीन आ रही होती है हमारे पास, और एंड नॉट। यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास जो है वो नैंड और नॉर आ रहा है। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और नॉट, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन के हो रहा है। और ये यूनिवर्सल इसलिए खिला रहा होता है क्योंकि ये मल्टीपल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको बेसिक भी बना सकते हैं और अर्थमेटिक भी बना सकते हैं। तो ये इसलिए इसका नाम इसलिए दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो अर्थमेटिक आ रहा है उसमें जो है वो एक्सनॉर है और जॉर है। ठीक है, ये दो है। अच्छा, एक्सनॉर और जॉर के हवाले से ये है कि इसके एमसीक्यूज भी काफ़ी आ रहे होते हैं, भले वो आपके एनईटी के पास पेपर में हो या फिर आपके इंटर बोर्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं वो दिखेगा। अच्छा, ये बात हो गई। और अच्छा, इसका ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ बोलियन ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है हमने इनको कहीं मैंने कंसीडर नहीं करा। यानी कि मैंने आपको अब ये जो जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताई उसमें इनका कहीं जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू हमारे पास जो आ रहा है वो है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, और बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं, जाहिर सी बात है कॉमनली पूछी जा रही होंगी वहाँ पे, जो मोस्ट यूजफुल या यूज़ में आ रही होती है हमारे। तो आपने एब्रीवेशन को भी जो है ना मद्देनजर रखना है। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है देखिए वो काफ़ी सिमिलर है, तो आपने इसका लाजमी ध्यान रखना है कि जो आप टिक कर रहे हैं वो सही ऑप्शन है या नहीं है। सही है, क्योंकि काफ़ी सिमिलर होती है, कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती हैं ये। और थर्ड आपके पास जो एमसीक्यू आ रहा है वो है बीसीडी स्टैंड फॉर। बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ये एक तरीके से इनकोडिंग स्कीम भी आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एमसीक्यूज हैं काफ़ी सिमिलर बना है। अच्छा, नंबर 4 आपके पास आया वो जीयूआई स्टैंड फॉर, दोबारा एब्रीवेशन आ रही है। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिफ्थ आपके पास जो आ रहा है वो है इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट का जिक्र हो गया, यानी कि एमएस एक्सेल की बात हो, एक्सेल की बात हो रही है। अच्छा, अब रॉ हमें पता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा होता है वो रॉ होता है, और जो कॉलम आपका आ रहा होता है वो वर्टिकल लाइन में आ रहा होता है। तो जब इनके इंटरसेक्शन होती है तो जो बॉक्स बन रहा होता है उसको सेल कह रहे होते हैं हम एमएस एक्सेल के अंदर, यानी कि एक बॉक्स जो हम कह रहे होते हैं नॉर्मली उसको सेल कहते हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेल ही है। ये आपके पास बोर्ड के अंदर, यानी आपको जो इंटर बोर्ड है वहाँ पे भी कॉमन एमसीक्यूज है, और आपके जो है एलडी के पास पेपर के अंदर भी काफ़ी बार देखा गया है ये। अच्छा, छठा एमसीक्यू आपके पास जो आ रहा है वो है विच टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल केबल। तो सिंगल केबल जो है वो हमारे पास वो बस टोपोलॉजी है, यानी कि जितने भी आपके नोट्स या कंप्यूटर ये सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो एक ही बस से, सॉरी, एक ही केबल से कनेक्ट हो रही होती हैं। तो जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो एक ही केबल के थ्रू जो है ना वो आगे पीछे हो रहा होता है। सही है। सब उसका आंसर जो है वो बस टोपोलॉजी है। बाकी स्टार टोपोलॉजी हमारे पास सेंट्रल हब का यूज़ करी होती है, सेंट्रल सर्वर होता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो है वो आपके पास सर्किल के अंदर सारी नोड्स कनेक्ट होती हैं एक साथ। और हाइब्रिड के अंदर मल्टीपल टोपोलॉजी कनेक्ट हो सकती हैं। सातवां एमसीक्यू आपके पास जो आ रहा है वो है असम्बलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम फ्रॉम डैश टू डैश और वाइस वर्सा। तो हमें पता है कि सातवां एमसीक्यू उसमें जो है असम्बली के हवाले से बात हो रही है। तो जब कंपाइलर और इंटरप्रीटर नहीं था उस टाइम पे असेंबली असेंबली लैंग्वेज कॉमनली यूज़ हो रही थी, और उसको ट्रांसलेट करने नहीं, मशीन लैंग्वेज टू असेंबली और असेंबली लैंग्वेज टू मशीन। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज टू मशीन और मशीन टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबलर का ये मेन काम है, असेंबलर और किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करो तब, वो बना ही असेंबली लैंग्वेज के लिए तब, क्योंकि उस टाइम पे और कोई खास लैंग्वेज नहीं थी। तो वो असेंबली मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि मशीन लैंग्वेज हमारे पास 0 1 कंसिडर कर रही होती थी, और जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज होती थी वो हाई लेवल यानी कि ह्यूमन रीडेबल होती थी, उसमें रिजर्व कीवर्ड यूज़ हो रहे होते थे, या कीवर्ड कह लें आप उसको। तो वो यूज़ हो रहा था ताकि ह्यूमन को जो है ना आसानी हो जाए उसको समझने के लिए कि मकसद क्या है उसका। वरना ह्यूमन जो है अगर वो 0 1 को ट्रांसलेट करेगा तो वो तो उसके लिए एक तो मुश्किल है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको कोड करते हुए। अच्छा, 8 एमसीक्यू आपके पास जो आ रहा है वो HTTPS के बारे में है, जो कि फुल फॉर्म पूछ रहा है वहाँ पे। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेस सिक्योरिटी, नहीं ऐसा नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाँ ये ऐसा ही है। अच्छा, आपने इस पर ध्यान रखना है कि ये जो एस है ना ये भी एक मायने रख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है सिक्योर। ठीक है। जो आप कॉमनली HTTP देखते हैं उसका सिक्योर से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइटली, ऐसा खास डिफरेंस नहीं आता, लेकिन नाम का फ़र्क है। तो ऐसा नहीं समझना कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है और ये गलती से आ गया, तो ऐसा नहीं है।
इसका कहीं ना कहीं आपके पास ये सिक्योर का ऑप्शन आ रहा था। हाँ, अगर इनकेस सिक्योर वहाँ पे नहीं है, लेट्स सपोज कि आपके ऑप्शन देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसमें सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फिर जो क्लोजेस्ट आंसर आपके पास आ रहा होगा ना, वो आपने टिक कर देना वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, तो उसमें जो है हमारे पास माउस भी कनेक्ट होता है, प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, कीबोर्ड भी होता है। और हैंड फ्री जो है ना, वो पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर कंसीडर नहीं की जा रही होती। ठीक है। अच्छा, 10वां एमसीक्यू आपके पास जो है वो आ रहा है एनआईसी। एनआईसी आपका ये शनाख्ती कार्ड वाला नहीं है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेटवर्क इंटरफेस है। अब ये जिसको एब्रिविएशन याद होंगी उसके लिए तो ईजी रहेगा, लेकिन अब जिसको एब्रिविएशन नहीं याद होंगी और उसके ऑप्शन भी सिमिलर होंगे, तो वो तो फिर एक ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है उसमें। फिर आप ये तुक्के ही लगा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, 11वां एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, व्हाट कैटेगरी डज अ प्रिंटर ड्राइवर बिलोंग टू। तो ड्राइवर जितने भी होते हैं हमारे पास डिवाइसेस के, तो वहाँ पे जो है हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंसिडर करते हैं, जो जिसके जो है टाइप्स है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आ रहा था, जो कि जनरल पर्पस एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल दी जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की दी जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, 12वां एमसीक्यू आपके पास जा रहा है, वो है द कन्वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज इनटू ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। तो अब मशीन लैंग्वेज जो है जब ह्यूमन रीडेबल में चेंज हो रही है, तो हमारे पास जो है असेंबली लैंग्वेज और या फिर असेंबलर आप जिसको कह रहे हैं, तो इसमें ही कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है। ए एंड सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, 13 आपके पास जो है फॉर्मेटिंग अ डिस्क इन्वॉल्व्स। तो फॉर्मेटिंग डिस्क का मतलब क्या होता है कि एक ही इसमें हम सिनेरियो कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके स्टोरेज डिवाइस के अंदर हार्ड डिस्क आपकी लगी हुई थी, और वो 500 गीगाबाइट्स की थी। ठीक है। तो आपका जो है ना वो डेटा उसमें जो था वो फुल हो चुका है, आपकी कैपेसिटी उसके अंदर बची नहीं। सही है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप उसकी डेटा को डिलीट करेंगे थोड़ा सा, और जो बच जाएगी उसमें आप अपना डेटा दोबारा डाल देंगे, या फिर ये करेंगे कि भाई न्यू लगानी है, तो आपने फिर उसको फॉर्मेट कर दिया तो न्यू तकरीबन बन जाएगी वो। ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहे कि भाई फॉर्मेटिंग का डिस्क का क्या मतलब है, वहाँ पे इन्वॉल्व क्या कर रहा होता है। तो अगर मैं देखा जाए तो डिलीटिंग ऑल फाइल्स एंड रिसेटिंग फाइल स्ट्रक्चर। तो नहीं, हम ये नहीं कर रहे होते, हम सिंपल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर में जो है ना आपके पास NTFS आ रहा होता है। ठीक है। FAT32 आ रहा होता है, ये इसके किस्में हैं। तो हम वो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप रीसेट करते हैं, या ये कह लें कि उन फाइल को फॉर्मेट करते हैं, तो आपका जो है ना फाइल स्ट्रक्चर वो चेंज चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो पहला तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, इनिशियलाइजिंग द डिस्क विद द न्यू फाइल सिस्टम, नहीं। मैंने जैसे बताया कि फाइल सिस्टम जो आपका वो चेंज नहीं होता, वो वैसे ही के वैसे ही रहता है। रिमूविंग ऑल डेटा एंड पार्टीशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका पार्टीशन इन्फॉर्मेशन जब वो डिलीट नहीं हो जाती, वो तो सेम ही रहेगी। लेट सपोज कि अगर मैंने 20 GB की कोई ड्राइव बनी हुई थी, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया, तो 20, वो 10 10 के अंदर थोड़ी बढ़ जाएगी, वो 22 20 रहेगी ना वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, और दैट से पता जो लास्ट बचा वो आपके पास सही ऑप्शन है, इरेजिंग ऑल एग्जिस्टिंग डेटा एंड प्रिपेयरिंग द डिस्क फॉर री यूज। तो हम जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी स्पेस खत्म हो जाएगी, वहाँ पे कैपेसिटी आपको चाहिए होगी स्टोर करने के लिए डेटा, तो उसको दोबारा यूज़ करने के लिए आप उसको फॉर्मेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, 14 MCQs आपके पास आ रहा है, द प्रोग्राम विच रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड डैमेज अदर कंप्यूटर। तो जो रेप्लिकेट कर रहा होता है और डैमेज भी कर रहा होता है, वो वर्म होता है। सही। वायरस जो है वो रेप्लिकेट तो कर रहा होता है, लेकिन डैमेज जब तक आप उसको पर्सनली कहीं और खुद से जो है ना उसको यूज़ ना करें इसके लिए, तो वो नहीं हो सकता। सही। अच्छा, 15 MCQs आपके पास जो आ रहा है वो है, द प्रोग्राम विच रेप्लिकेट इटसेल्फ बट कैन नॉट सेंड टू अदर कंप्यूटर बाय इटसेल्फ। तो ये खुद से जो है ना नहीं जा सकता। सही, आपको ये एक्सटर्नल सोर्स के जरिए आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर किसी सिस्टम को आपको डैमेज करना है या उसके वायरस उसमें डालना है, तो आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। वॉर्म में ऐसा नहीं होता, वॉर्म में वो रेप्लिकेट भी करता है, और कुछ भी उसको एक्सटर्नल सोर्स मिलेगी वो वहाँ भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। सही है। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन वायरस में ये नहीं होता, वायरस रेप्लिकेट भी कर रहा होगा, और ये वायरस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वायरस से क्या है, हमारे पास प्रोग्राम ही है वो भी। ठीक है, आप जिस तरह प्रोग्राम करेंगे तो वो इस तरह परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, 16 MCQs आपके पास जो आ रहा है वो है, वर्ड प्रोसेसिंग कैन नॉट बी यूज। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपके पास जो है वो एक टूल है, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि MS वर्ड के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वहाँ पे, तो वो हैगी। और हम MS वर्ड के अंदर एडिटिंग इमेज भी कर सकते हैं, सेंडिंग इमेज भी कर सकते हैं, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिंग स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, तो वो आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो कि MS एक्सेल के नाम से आता है। तो आप उसका यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे कॉमनली। अच्छा, 17 MCQs आपके बता रहा द एब्रीवेशन HTML स्टैंड्स फॉर। तो ये भी आपके पास एब्रीवेशन आ रही है, इसका सिंबल आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।
अच्छा, एक कॉमन यहाँ पे तो कन्फ्यूजन मैं थोड़ी दूर कर दूँ, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसमें ये है कि HTML और CSS जो है ना हमारे पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। HTML हमारे पास जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है आपके पास। और CSS जो है ना हमारे पास एक स्टाइल शीट है। ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर नहीं की जा रही होती। हाँ, जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, जैसे अभी आपने सी पढ़ी है, या C++ पढ़ी है, या VB पढ़ी है, ये विजुअल बेसिक जो है, तो वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर की जा रही होती है। अच्छा, 18 MCQs आपके पास आ रहा था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो मेनली आपके पास जो है ना वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जो कि आपके पास ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सेंट्रल आपके पास कंट्रोल यूनिट आ रहा होता है, सॉरी, CU जिसको कह रहे होते हैं हम। और इसके अलावा आपके पास रजिस्टर आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, 19 MCQs आपके पास आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी। और फिर नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सोल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो जो मोस्ट कॉमनली उस टाइम पे था, यानी कि आप वर्ल्ड फर्स्ट कह लें, तो वो इंटेल का था, 4004। ठीक है। अच्छा, 21 MCQs आ रहा है। लेमन व्हेन द थिंग्स ऑफ ऑटोमेशन इज जनरली रिमाइंडर ऑफ। तो ऑटोमेशन की बात यहाँ पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है रोबोट्स यहाँ पे एक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 22 MCQs आ रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी का बताया था कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजी मिक्स होके वो यूज़ हो रही होती है। तो सिमिलर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही है। तो मेरे पास आज के टाइम पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे वैसे डिजिटल हैं। ठीक है। तो अगर मैं बाकी ऑप्शन देखता हूँ, सुपर एंड माइक्रो, तो डिजिटल और डिजिटल तो नहीं कंबाइन करेंगे ना, फायदे ही नहीं हमें फिर वहाँ पे तो। ठीक है। मिनी एंड माइक्रो भी डिजिटल है, तो हम उसको कंबाइन करके क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, एनालॉग और डिजिटल हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो हमें जाके फ़ायदा मिल रहा होगा। सही है। तो ये आपने देखना पड़ेगा MCQs, तो गो थ्रू लाजमी करें टॉपिक्स को। अच्छा, 23 MCQs आपके पास आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की वो कौन सी खासियत है जो हम उसको नहीं दे सकते फिलहाल के लिए। वो इमोशन है। ठीक है। ये तो काफ़ी आसान MCQs है, और काफ़ी टाइम से पढ़ते भी हम इस चीज़ के हवाले से आ रहे हैं। अच्छा, 24 MCQs आ रहा है आपके पास। एन AD कन्वर्टर डज द कन्वर्जन फ्रॉम। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लोग उसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, ऑप्शन डायरेक्ट हमें पता चल जाता है, वो है एनालॉग टू डिजिटल। सही है। तो अच्छा, इस क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है वो A यहाँ से लिया गया और D जो है वो यहाँ से लिया गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आपके पास आ रहा है। वो है लार्ज कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस ह्यूज डेटा एट हाई स्पीड आर नोन एज। तो एक तो यहाँ पे ट्रिक हमारे पास ये है कि लार्ज कंप्यूटर की बात हो रही है। तो लार्ज कंप्यूटर हमारे पास वो मेन फ्रेम आ रहे होते हैं, और ह्यूज डेटा जो है वहाँ पे भी पास हो रहा होता है हाई स्पीड के साथ। ठीक है। अच्छा, 26 MCQs आपके पास आ रहा है। अ मैन इज जनरली मोर पावरफुल, अ मेन फ्रेम इज जनरली मोर पावरफुल देन अ मिनी कंप्यूटर बट लेस पावरफुल देन अ। तो मेन फ्रेम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पावरफुल जो है वो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, लेकिन लेस पावरफुल जो है वो जाहिर सी बात है सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा अभी तक कोई पावरफुल नहीं है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 27 MCQs आपके पास आ रहा है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनिवैक वन। तो यूनिवैक आपके पास जो है वो एक कंप्यूटर है, उसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके पास आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। एक इससे आपने रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन देखा होगा, तो वो इसी का नाम था, यूनिवैक वन। ठीक है। 28 MCQs आपके पास आ रहा है। डम टर्मिनल। तो डम टर्मिनल जो है हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक होता है, जो कि इस तरीके से कह लें कि आप डिस्प्ले के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सब काम आप नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है। यानी खुद से वो एक तरीके से यूजलेस है। वो खुद से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे आप अगर देखा जाए तो हम अगर मोबाइल की एग्जाम्पल लें, तो आप अगर इसको प्रोसेस करने के लिए छोड़ेंगे तो वो कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ डम टर्मिनल की ऐसी कहानी नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्ले के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बचता है वो कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र इन इंग्लिश। अगर जनरल में बताऊँ तो वो यही है कि आपके पास जो है वो डिस्प्ले के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, 29 MCQs जो है वो ये है कि हु अमंग द फ्लोइंग कुड परफॉर्म ड्यूटीज विद लीस्ट मिस्टेक्स, रिमेन अनटायर्ड एंड येट नॉट कंपेयर। तो ये 3 ऑप्शन तो आप देखते समझ जाएंगे कि भाई ये इंसान के बारे में बात हो रही है, और ये ऑप्शन आप देखते टिक लगा सकते हैं। अच्छा, 30 MCQs आपके पास आ रहा है। प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर जब भी इसके नाम से फेमस है सारे। अच्छा, नेक्स्ट MCQs आपके पास आ रहा है। व्हाट इज ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है। दे कैन फिट ऑन अ सिंगल स्मॉल चिप।
नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं जाके। ये एक उनका एक स्पेशल आप कह लें, तो एक वो है, तो ये तो स्मॉल चिप तो यूजलेस यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये दूसरा एमसीक्यूज है, दे आर फाउंड एट थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस अराउंड, तो ये भी रॉन्ग है। दे कॉस्ट ओनली फ्यू थाउजेंड, नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सब लोग माइक्रो कंप्यूटर लगाने के बजाय वो सुपर कंप्यूटर ही लगा रहे होते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो बचता है, दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ ऑपरेशन इन अ सेकंड, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन बाय अ प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज अबाउट, तो आज के टाइम पे जो ऑपरेशन, जो मिनिमम ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो वो कितने सेकंड में हो रहा होता है, तो नैनो सेकंड के अंदर वो परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है। तो 33 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये तो सिंपल आपके पास काउंटिंग है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास 34 आ रहा है, वो है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वॉज, तो फर्स्ट जनरेशन का जो हमारे पास कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यहाँ पे एनियक की जो है वो फुल फॉर्म लिखी गई है, तो आपने अगर फुल फॉर्म जहन में होगी तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना तो फिर आप कुछ भी लगा के आ जाएंगे जो कि रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है। 35 एमसीक्यू तो आपके बता रहा था, लॉगरिथम वर डेवलप बाय, तो लॉगरिथम जो है वो हमारे पास नेपियर ने लॉन्च करा था, डेवलप करा था। अच्छा, 36 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो याद आ रहा है कि ट्रांजिशन जो हुई थी फर्स्ट यानी कि जो सेकंड, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर किस पे बेस कर रहे थे, तो वो ट्रांजिस्टर था। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास जो है वो वैक्यूम ट्यूब आ रही थी, और थर्ड जनरेशन के अंदर आपके पास आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आ रहे थे, और फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जो कि करंटली चल भी रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ठीक हो गया। जो 37 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो अगर हम ऑप्शन की नज़र देखें तो प्रिंटर तो नहीं हो सकता, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इनपुट डिवाइस है। हाँ, मॉडेम हो सकता है, क्योंकि मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा होता है। सही, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मॉडेम है। और अच्छा, 38 नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, वो एटीएम स्टैंड्स फॉर, दोबारा एब्रीविएशन आ रही है, एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रहे कि जो इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट लाजमी करें, और जो कॉमनली यूज़ हो रही थी वो भी लाजमी करें। जितनी ज़्यादा करेंगे आपको वैसे तो सेल्फ नॉलेज होगी, वो भी एक है फ़ायदा, और वैसे प्रिपरेशन के तौर पे भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर इन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं, तो ये भी एक इशू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, 39 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, एस की स्टैंड्स फॉर, एस की आपके पास जो है वो इनकोडिंग करेक्टर स्कीम है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा होगा इस हवाले से, और ये फुल फॉर्म बड़ी कॉमन है। अच्छा, 40 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ टोपोलॉजी हैज मल्टी कनेक्शन, तो मल्टी कनेक्शन हमारे पास जो है वो मैच के अंदर आते हैं, मैच टोपोलॉजी के अंदर, बाकी टोपोलॉजी मैंने आपको ऊपर बता दी है कि बस जो है वो सिंगल से कनेक्ट होती है, और रिंग जो है वो सर्किल के अंदर राउंड में खुद ही कनेक्ट हो रही होती है हर नोड से, और स्टार जो है वो सेंट्रल सर्वर के अंदर कनेक्ट होती है। अच्छा, आपके पास जो है विच इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर, तो हमें पता है कि बाइनरी जो है वो 0 1 होता है, 0 1 के अलावा जो भी आया वो बाइनरी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 1 के अलावा आ रहा है, तो वो है 2। या नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनकोडिंग स्कीम इन कंप्यूटर, तो इनकोडिंग स्कीम हमारे पास जो है इसकी ऑप्शन हमारे पास है UTF-16 भी और UTF-8, ये सब इनकोडिंग स्कीम है, और एडिक जो है हमारे पास वो इनकोडिंग स्कीम नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आप अपने इसमें कोई भी इनकोडिंग स्कीम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका मकसद मकसद ये होता है कि आपका जो भी आप करेक्टर डिक्लेयर करते हैं, जैसे सपोज आपने सी के अंदर कोई भी करेक्टर डिक्लेयर करा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो जो करेक्टर डिक्लेयर हो रहा है वो अपनी मेमोरी में कहीं जाके स्टोर होगा, तो उसकी एक साइज जो है ना वो भी उसको वहाँ पे घेर रहा होगा, तो अब उस साइज को डिक्लेयर करने की जो है ना हर इनकोडिंग का अलग अलग वहाँ पे होता है। जैसे एस की अगर होगा तो वो 1 बाइट ले रहा होगा, अगर वो UTF-16 होगा इसका मतलब है वो 16 बिट्स ले रहा होगा, ये बी का मतलब यहाँ पे 16 बिट्स वाली कहानी आ रही है, यानी कि 2 बाइट्स ले रहा होगा वो। अगर वो UTF-8 होगा तो वह हमारे पास वो 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट ले रहा होगा। इसी तरह UTF-32 भी होता है, उसका मतलब क्या है कि 32 बिट्स यानी कि 16 का भी डबल, यानी कि 2 बाइट्स की जगह वो 4 बाइट्स ले रहा होगा, तो वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना वो डिपेंड कर रहे होंगे उसके साइज के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो आपके पास आ रहा है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज, तो नॉन वोलेटाइल यहाँ पे हमें पता है कि वो रोम ही है, क्योंकि सारे तो रैम चल रहे हैं, रैम हमारे पास वोलेटाइल होते हैं, तो जो एक एमसीक्यू ऑप्शन जो है हमारे पास वो रोम है।
अच्छा 44 MCक्यू का हमारे पास आ रहा है, वो है FTP स्टैंड फॉर। तो ये फुल फॉर्म आ रही है, उसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बाकी इसमें आप देखें तो काफ़ी सिमिलर सिमिलर है, तो जिसको आती होगी तो वो कर सकेगा इसको। अच्छा 45 जो होगा एक इंपॉर्टेंट MCक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं जो है वो कन्वर्जन देखनी है। तो 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है। 1 किलोबाइट जो है वो 1024 के बराबर है, हाँ ऐसा ही है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ MB और ये KB इन सब के बारे में। MB का मतलब है बस ये मेगाबाइट्स है। तो एक MCक्यू आपके पास दोबारा आ रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। फर्क इतना है कि कैपिटल B का जो है ना वो मतलब है बाइट्स, और स्मॉल B का जो मतलब है वो है बिट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसको आपने लाजमी नज़र में रखना है कि भाई इसका क्या मतलब है। तो अगर ये सेम से मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं मतलब है। MB का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है मेगाबिट्स, और KB का मतलब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास किलोबिट्स। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बाइट्स वाली कहानी आ रही है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि बाइनरी जो है हमारे पास वो कौन सी होती है, निबल कौन सी होती है, वर्ड कौन सा होता है। और उसके जो है आगे फर्दर आप किलो बाइट्स पे आ जाओ, मेगा बाइट्स पे आ जाओ। तो ये जितने भी लाइन चल रही हैं, एटलीस्ट आप जो है अगर जेटा बाइट तक याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो एक आपका जो है ना कन्वर्जन, क्योंकि कॉमनली वहीं तक पूछी जा रही होती है, आगे फर्दर भी आपको यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आ तो बहुत सारी गई हैं, लेकिन आप जेटा बाइट तक आप रखें तो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 46 का आपके पास जो एमसीक्यू आ रहा है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारे पास, %C जो है वो हमारे पास करेक्टर के लिए यूज़ हो रहा होता है, %D जो है हमारे पास वो इंटीजर के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और जो %F है वो हमारे पास डबल के लिए यूज़ हो रहा होता है, %S हमारे पास स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये जब यूज़ करते हैं, जब हम स्कैन एफ का जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो इनपुट ले सकें, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं फॉर्मेट में से, ताकि वो जो इनपुट दे रहा है उसको डिक्लेयर कर सकें तो भाई इसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है, अच्छा 47 हमारे पास MCक्यूज आ रहा है, जो है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज। तो हम अगर इस चीज़ को भी देख लें सिर्फ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द एरर्स, तो उसका सिंपल मतलब हमारे पास डीबगिंग आ जाता है। तो ये थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, जैसे ट्रबल शूटिंग का भी सिमिलर कहीं कहीं मैप कर रहा होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर वो डीबगिंग ही है। ठीक है, 48 आपके पास MCक्यू आ रहा है, बार कोड इज अ डैश डिवाइस। तो बार कोड हमारे पास वो कॉमनली इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे एक गलती सब स्टूडेंट ये करते हैं, इसको स्कैनिंग डिवाइस कंसिडर करके लगा हुआ है। स्कैनिंग डिवाइस आप एक इन टर्म्स में कह सकते हो जरूर उसके मकसद के हिसाब से, लेकिन तो जो मेन है वो इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, अच्छा 49 MCक्यू आपके पास आ रहा है, दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। पहले नॉन वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल आ गया। तो रोम जो है बस वो नॉन वॉलेटाइल होता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो ऑप्शन गलत है, और चौथा तो MCक्यू वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सॉरी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि दो जो है वो करेक्ट नहीं है। तो जो लास्ट बचा के बस वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम की जो है बस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और भी है इसकी जो टाइप्स है रोम की, वो भी आप मद्देनजर रखें, फुल फॉर्म के लिए वहाँ पर पूछा जा सकता है। 50 MCक्यू हमारे पास आ रहा है, दिस इज यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड फॉर अ सिंगल करेक्टर। ठीक है, तो इनपुट की बात आ रही है, तो इनपुट के अंदर हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कीवर्ड, ये सी के हवाले से, सी लैंग्वेज के हवाले से हैगा, तो रिजर्व कीवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गेट CH जो है हमारे पास वो सिंगल करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, और गेट्स जो है वो मल्टीपल करेक्टर्स, यानी कि आप इसको ये कह रहे हैं कि एरे के तौर पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। एरे के ये कि आप मल्टीपल करेक्टर्स ही उसका मतलब होता है, तो वो एक है, या स्ट्रिंग कह लें आप इसको। ठीक है, तो पुट्स हमारे पास वो आउटपुट के लिए, और पुट कैर जो है हमारे पास, या पुट करेक्टर भी कहते हैं काफ़ी लोग। ठीक है, तो मल्टीपल्स के नाम अपने हिसाब से आप बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो करेक्टर सिंगल करेक्टर के लिए यूज है, तो इसका करेक्ट आंसर इनपुट के हवाले से GET है। ठीक है, यहाँ पे ई जो है ना वो इको को जो है ना डिनोट कर रहा होता है। तो इसके भी एक है, जैसे GET CH है, GET CHE है, और एक गेट कैर भी है। तो इन सब के भी अपने अपने यूज़ हैं। जैसे कि GET CH जो है वो कॉमनली एक होल्ड करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अंदर जब आप यूज़ करते हैं इनपुट के लिए तो वो प्रिंट नहीं होती वैल्यू, लेकिन GET CHE के अंदर प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये कॉमनली डिफरेंस है, तो जब भी हम उसको यूज़ कर देते हैं। और ये जो है वो फंक्शन की जो है सॉरी, हाँ फंक्शन के अंदर जो है वो अनफॉर्मेटेड फंक्शन के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, और जबकि पास फॉर्मेटेड फंक्शन है, सी की बात करूँ मैं, फॉर या C++ भी आप कह सकते हैं, लॉजिक तो उसमें सब सेम ही है। तो अनफॉर्मेटेड के अंदर ये दो सारे आ रहे होते हैं जो ऑप्शंस के अंदर है। फॉर्मेटेड के अंदर जो है हमारे पास वो दो आ रहे होते हैं, प्रिंट एफ है और स्कैन एफ है, जो कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए बात कर रहा हूँ। या 51 MCक्यू आपके पास आ रहा है, वो दिस इज यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड फॉर स्ट्रिंग।
जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि वो तो पहले सिंगल करेक्टर के बारे में था, तो यहाँ पे जो है इनपुट की बात आ रही है तो गेट्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है। 52 आपके पास हमसे बता रहा है दिस इज अ लो लेवल लैंग्वेज। तो ये सब तो हमारे पास हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरफ आ रहा है। तो ये आपके पास चौथा एमसीक्यू आएगा। तो सी लैंग्वेज जो है हमारे पास वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, और सी प्लस प्लस जो हम हाई लेवल पे कंसिडर करोगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है वो है 53, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग। ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है लेकिन वो इंटीजर के हवाले से था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो परसेंट एस है। 54, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन। तो डॉट मैट्रिक्स हमारे पास प्रिंटर की दो टाइप्स है हमारे पास, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट है। तो प्रिंटर जो है ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास आ रहा है वो एब्रिविएशन ही है, बायोस स्टैंड्स फॉर। तो इसका सबको ही कॉमन यूज पता होता है कि बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाकी भी देखें काफ़ी सिमिलर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है। अच्छा, 56 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है डैश इज यूज टू ट्रांसफर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड बिफोर द प्रोग्राम रन्स। तो सोर्स कोड इनटू मशीन, और ये प्रोग्राम रन होने से पहले हमारे पास हमें पता है कि कंपाइलर जो हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज यूज टू होल्ड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो होल्ड करने के लिए हम इसको गेट सी एच का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनपुट के लिए वेट करता है जब तक हम लोग कोई प्रेस ना कर दें, क्योंकि हमारे पास स्पेस हो या एंटर हो, इन जगहों पे जो है वो भी एक करेक्टर ही कंसिडर कर रहे होते हैं हम इसको। ठीक है। तो जब तक एक करेक्टर ये लेना आ जाए तो ये उसको आगे प्रोसीड नहीं करता। और गेट सीएस का फायदा सबसे बड़ा वो ये है कि इनपुट के लिए वेट तो करता है, और साथ ही साथ जो है ना उस इनपुट को स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करता जो हमने एंटर किया होता है। ठीक है, भले आप कोई भी की प्रेस कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो प्रिंट नहीं करता वहाँ पे। 58 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। तो डीबीएमएस का जो आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। अच्छा, 59 लैंग्वेज आपके पास 59 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है वो है सी इज अ डैश लैंग्वेज। ऊपर मैंने इसके बारे से बताया था कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसकी वजह वो ये है कि ये जो है ना मशीन और ह्यूमन के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ठीक है। तो इस वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल और हाई लेवल के दरमियान की लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास आ रहा है नंबर 16, सॉरी 60, द स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज। तो इसका आंसर हमारे पास वो एल्गोरिथम आ जाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन वही होता है हमारे पास। फ्लोचार्ट अगर होता तो वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, या पिक्टोरियल फॉर्म होता। 61 जो है वो एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है वो है अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड देन कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज कोड। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है जो कि मशीन अंडरस्टेबल होता है, ह्यूमन इसको रीड नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आ रहा है प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है यानी कि जो ह्यूमन रीडेबल होता है, जो हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, सिंटेक्स जो कि हम लिख रहे होते हैं उसको हम सोर्स कोड कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसको क्लैड कोड भी कह रहे होते हैं उस जगह को, और ड्रिवन कोड भी हम कह रहे होते हैं उस जगह को। ठीक है। अच्छा, 63 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे एब्रीविएशन आ रही है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन सही है वो ये वाला है, तो इसको आपने देख लेना। अच्छा, 64 एमसीक्यूज आ रहा है। इस पर पूछ रहे हैं कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर मेड अप ऑफ। तो सेकंड जनरेशन में जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर आए थे, फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब थे हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 65 आ रहा है। तो 65 में पूछना स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो जब स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी थी वो 1.44 MB थी। अब के टाइम पे तो खैर ये यूज़ नहीं हो रहा है, अब तो इससे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइक SSD हो गया। तो नॉर्मली अब वो भी काफ़ी कॉमन होने लग गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छा, ALU की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो ALU की हमारे पास फुल फॉर्म आती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमारे पास आ रहा है 67, IBM 1401। तो ये एक कंप्यूटर का नाम है जो सेकंड जनरेशन के अंदर लॉन्च हुआ था। अच्छा, VGA इस यानी कि फुल फुल यानी कि एब्रीविएशन पूछ रहा है आपसे, तो VGA की फुल फॉर्म जो है वो वीडियो ग्राफिक एरे है। सही है। काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो आपने ध्यान रख के जो है ना उसको टिक करना। 69 एमसीक्यू तो आपके पास आ रहा है MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। जैसे 60 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है EBCD स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये तो एब्रीवेशन है। और अच्छा, ये भी जो है ना EBCD जो है ना हमारे पास इस इनकोडिंग करेक्टर की स्कीम है, जैसे कि एस की हमारे पास होती है। अच्छा, 71 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है MSI स्टैंड फॉर। तो इसका है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
72 MCQs आपके पास आ रहा है। फॉरट्रान स्टैंड फॉर, तो उसका आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अपने टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुई थी जब ये लॉन्च हुई थी। 73 MCQs आपके पास आ रहा है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो इसमें काफ़ी लोग जो है ना गलती कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉट्स पर इंच है। ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से सॉल्व करके आना। 74 MCQs आपके पास आ रहा है। पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, तो उसका तो कॉमन सा जो एक सवाल है, आंसर जो है वो पीपल वेयर है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं या ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो कौन बंदे होते हैं? जाहिर सी बात है हम लोग आम बंदे ही होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो आपको बता रहे हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास डेनिस का नाम आता है। और नेक्स्ट टाइम से आपके पास आ रहा है वो वैन स्टैंड फॉर, ये भी एब्रीवेशन है, तो उसके जो आंसर है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। 77 MCQs आपके पास आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें से हमारे पास ये सब तो नहीं है। एडसेक हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, डबल ई पी रोम, जैसे कि मैंने बताया था कि रोम की 3 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप ये वाली भी है। इसके जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और 79 MCQs आपके पास आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है। तो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं इस टेक्नोलॉजी का वो होती है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। और OMR के ऊपर जब आपके आ रही होती है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट टाइम जो आपके पास आ रहा है। इन लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, तो अभी के टाइम पे ऐसा है कि दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं, यानी कि एक साथ भी और पैरेलल भी। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है ऐसे ऐसे हमारे पास कंफर्ट भी एक मिले जा रहा है हमें, और स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हमारे पास आ रहा है। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। तो हमें पता है कि हमारे जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर हम मदरबोर्ड का कॉमन इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स वगैरह लाइक रैम हो गए आपके, स्टोरेज चीज़ें हो गई, या आपका GPU लगा हुआ है, तो सब वहीं पे एक माउंटेड हमारे पास होता है। ठीक है। अच्छा, 82 MCQs आपके पास आ रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो एट अ टाइम की जब बात आ गई तो वो इंटरप्रीटर होता है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैपन व्हेन डेटा इज एंटर्ड इनटू अ मेमोरी लोकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास इट विल एरेज द प्रीवियस कंटेंट। ठीक है। जब आप किसी एक लोकेशन के ऊपर मैं अपना कोई डेटा डालते हैं, जाहिर सी बात है हम जब कोई नया डेटा पुट कर रहे होते हैं या कोई हम एंट्री दे रहे होते हैं, लेट्स सपोज, तो जो मेमोरी पहले से वहाँ पे एलोकेटेड होती है या एलोकेटेड नहीं भी होती तो किसी के साथ, तो हम उसको रीलिंक कर देती है उस साइड पे। ठीक है। तो प्रीवियस से जो कंटेंट लिंक होता है ना वो वहाँ पे रिमूव हो जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई फाइल आपके सिस्टम में रखी हुई थी, आपने उसको डिलीट करी और कोई नई फाइल आपने ला के रखी उसके ऊपर, तो उसने क्या करा, तो जो पुराना डेटा था ना उसको मेमोरी से रिमूव कर दिया, उसको रीलिंक कर दिया, उसको वहाँ से डिसलिंक कर दिया, और उसके बाद नए जो डेटा है ना उसको वहाँ लिंक कर दिया। तो ये कहानी होती है जब ये कह रहे हैं कि इट विल इरेज द प्रीवियस कॉन्टेंट। और बाकी देखें ऑप्शन देखा जाए, इट विल ऐड टू द कंटेंट ऑफ द लोकेशन, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो फिर अगर हमारे पास 20 GB की हार्ड ड्राइव होगी या हार्ड डिस्क उसमें होगी, लेट सपोज, तो आप बस अगर ये कंसिडर कर रहे हैं तो ये तो आइडल केस बन जाएगा हमारे पास। आप उसमें तो डेटा ऐड करे जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि 20 को भी ये इंक्रीज कर जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो 20 GB अगर है तो 20 GB यूज हो रही होगी आपके पास। ठीक है। आप जब कोई डेटा डिलीट कर रहे हो तो रिमूव हो रहा है, यानी कि जो कंटेंट है उसको वहां से डिसलिंक कर रहा है उससे। ठीक है, जिससे कनेक्ट हुआ हुआ, तो ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, 84 आपके पास MCQ आ रहा है। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी आपके पास जो है वो दो किस्म की है, वो रैम एंड रोम है। ठीक है। ध्यान रहे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर हम जो कंसीडर कर रहे होते हैं वो रैम और रोम को कंसीडर कर रहे होते हैं, और उसके अंदर भी हम कॉमनली मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को हम रैम कंसीडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल इस पे ये भी होता है काफ़ी कि मेन मेमोरी क्या है, यानी वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तो मेन मेमोरी अगर हम देखें यहाँ पे दो को एक चीज़ हो सकती है। अगर आप मेन मेमोरी को रैम कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तो वॉलेटाइल है। ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मेन मेन मेमोरी को रोम कंसीडर करो तो फिर ये नॉन वॉलेटाइल है। तो इसलिए जो इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना
मोस्ट कॉमनली हम जनरली तौर पे जो मेन मेमोरी कंसिडर करते हैं वो रैम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो वॉलेटाइल है, सही है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन आए तो भाई मेन मेमोरी क्या है, और उसके ऑप्शंस में ये लिखो वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि रैम हमारे पास वॉलेटाइल है और रोम जो है हमारे पास वो नॉन वॉलेटाइल है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है, विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो जब हमारे कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर ही है, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे छोटी जो है वो बेटी आती है मेरे पास, बाइनरी डिजिट 01 जो मेरे पास होते हैं। अच्छा, 87 आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। स्पेसिफिक टास्क जब आ जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कह रहे होते हैं, जिसकी कैटेगरी में आ रहा होता है वो। द ट्रम गीगावर्ट्स रेफर्स टू, तो ये कन्वर्जन का सवाल आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है पहला ऑप्शन, सेकंड भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड भी पॉसिबल नहीं है, हाँ यस लास्ट ऑप्शन जो आपके पास वो पॉसिबल है, 1024। ये कन्वर्जन आपको जहन में रखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपके जहन में आ जाएगी ये, ठीक है। 89 एमसीक्यूज आ रहा है, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। तो जब कोई चीज़ परफॉर्म हो रही होती है उस टाइम को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, सही है। 90 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, करंट सिम हैव आइदर डैश और डैश कनेक्टर और पिंस। तो अभी के टाइम पे ये है कि 30 और 72 का रेशियो है, इतने कनेक्टर्स या पिंस होते हैं हमारे पास। और सिम की जो फुल फॉर्म है हमारे पास सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है। और इसी तरह के हमारे पास जिम भी होता है, वो डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा, 91 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो बाइट, एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, सही है। और इसका मल्टीपल्स आप करते आएंगे तो फिर उस हिसाब से बढ़ती भी जाएगी। 92 आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जो है हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, एक सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर, सही है। 93 एमसीक्यूज आपके पास एक एब्रिविएशन आ रही है, कैट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो ये तो कॉमन है। अच्छा, 94 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी वाज नोन एज। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सवाल है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो उसका आंसर जो है वो आईबीएम सिस्टम मॉडल नंबर 360 है, ठीक है। ये वैसे लिखा हुआ है लेकिन ये 360 जो है ना वो मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, 95 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर डेटा एंट्री एंड स्टोरेज एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग। तो जैसे मैंने ये भी एमसीक्यूज पहले भी बताया था कि ये एक तरीके से ये बस डिस्प्ले वाला काम कर रहा होता है, तो उसका आंसर जो है वो डम टर्मिनल है। ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, खुद से प्रोसेस वगैरह कुछ भी मैनिपुलेट कुछ भी नहीं कर सकता ये, तो इसको जब भी हम नाम भी इसका वैसे ही इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। 96 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी मेमोरी जिससे हम बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सीपीयू की जो बिल्कुल करीब होती है, तो वो कैशे मेमोरी होती है। रैम और सीपीयू के दरम्यान में बहुत फास्टली जो है ना वो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। 97 आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू। तो 32 बिट्स को आप सिंपल जो है ना बाइट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि देखिए हमारे पास सारे के सारे वो जो है बाइट के अंदर आ रहे हैं। तो 32 को हम अगर 8 से डिवाइड करते तो 8 4 द 32, तो 4 बाइट्स हमारे पास उसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, एक मिनट में इसको मार्क कर दूं। अच्छा, 98 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, सिम्बोलिक लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये तो हमारे पास जॉर्ज बॉली है, और ये तो डेवलपर है हमारे पास, तो उसने जो ये लॉजिक को डिज़ाइन करा था। अच्छा, 99 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कैलकुलेटिंग के अगर हम वर्ड देखें तो हमें पहचान में आ जाता है कि भाई हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, 100 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे, तो मैग्नेट टेप को भी हम कर सकते हैं, डिस्क को भी कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसका आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसको सेकेंडरी तौर पे कर सकते हैं, प्राइमरी तौर पे नहीं कर सकते, सही। इज नॉट अच्छा, द द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो हमारे पास जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है वो हम टेम्परेरी कंसिडर करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था मेन मेमोरी। और स्टोरेज जो होती है वो हम एज अ परमानेंट हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है इसका डिफरेंस। तो एक ये ऑप्शन है टेम्परेरी एंड
पर मिनट। 102 MCQs आपके पास आ रहा है। हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मेमोरी लोकेशन। अच्छा, ये एड्रेस लाइन का सीन ऐसा है कि आप सिंपल, ये जो नंबर है ना आपके पास, इसको आप 2 की पावर में लिख लें। ठीक है, इसकी जो पावर के अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो एड्रेस लाइन होती है। सही है। अच्छा, जैसे हमारे पास 2 की मल्टीपल श्रेणी की चली होती है, जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 0 कंसिडर करता हूँ, अगर 0 एड्रेस लाइन है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे 1 हमारे पास बिट आ रहा होगा। और इस तरह के मल्टीपल्स, वो फिर 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गई, फिर 2 की पावर 3 हो गई, तो ये मल्टीपल्स केसेस में जो है ना चलते जाएगी कहानी सारी। तो इसी कन्वर्जन होती है पूरी। लेकिन सिंपल जो है वो आप इसको 2048 को अगर आप 2 की पावर में रखेंगे, 2 की पावर 11 बन जाएगी आई थिंक सो। 2 की पावर 10 जो है वो 1024 है, और एक और जाएंगे तो आप 2048 पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश। तो कौन सी मेमोरीज को रिफ्रेश चाहिए होते हैं, तो वो डी रैम है, डायनामिक रैम, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को नहीं चाहिए, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को नहीं चाहिए तो रिफ्रेश। अच्छा, 104 हमारे पास आ रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज। तो वो हमारे पास कोबोल थी। एक मिनट। और नेक्स्ट टाइम से हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यूनिक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और सी, आडा और फोर्थ, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। 106 हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, द लैंग्वेज जनरली यूज फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इज। तो इसके लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो फोरटॉन है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये भी मैंने कहा था कि काफ़ी अपने टाइम पे ये फेमस हुई थी इस हवाले से। जो लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम से, मेरे ख्याल से आई थिंक सो, वो एमसीक्यूज पहले पेज पे गया है, उस पर हमने जब करा था। तो 107 एमसीक्यूज आ रहा है, विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब और स्विच टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। तो सेंट्रल हब का जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सर्वर कह लें आप, तो वो जो है वो स्टार टोपोलॉजी है। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, व्हाट फंक्शन इज यूज टू सम द वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। तो सम करने के लिए हम सम का ही फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो है ना फॉर्मूलाज के बारे में पूछ रहे हैं एक्सेल के हवाले से। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक फाइल। तो डिफॉल्ट जो होती है वो ये वाली है। और फुल फॉर्म ऑफ एफ डी डी आई स्टैंड फॉर, तो उसका आंसर है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आपके पास आ रहा है, हाँ एक मिनट, 1 1 तो इन डीबीएमएस रिकॉर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। तो रिकॉर्ड्स को हम रोज भी कहते हैं, और फील्ड जो होती है वो कॉलम्स होती है हमारे पास। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चीपेस्ट हमारे पास बस टेक्नोलॉजी, बस टोपोलॉजी ही आ रहा होता है, बाकी सब इसके कंपेयर में जो है वो महंगी होती हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आपके पास, विच हेडर फाइल इज यूज फॉर गेट सी एच इन सी। तो गेट सी एच में ये है कि हमारे पास कोनियो डॉट एच होनी चाहिए, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर ये फंक्शन स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, 114 आपके पास हमसे आ रहा है, इन एम एस एक्सेल एक्सेस विच टूल इज यूज फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए आप रिपोर्ट का टूल यूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से गुजार रहा है, हाउ मैनी ट्रुथ टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ इनपुट सर्किट। तो इसमें आपने जो है ना सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो जो भी यहाँ पे इनपुट आएगा हमारे पास, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, तो वो आप उस n की जगह पुट कर देंगे, लाइक 2 की पावर 4 हो गई, तो उसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। यानी इतने ट्रुथ टेबल की जो है ना एंट्रीज बनेंगी हमारे पास। 16, 116 आपके पास से गुजारा है, द डिसिमिलर नेटवर्क अगर कनेक्टेड थ्रू। तो उसका आंसर आपके पास गेटवे है। और ब्रिज जो है हम उसको सिमिलर नेटवर्क के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। तो जो फंक्शन आपको बार बार खुद ही कॉल कर रहा है अपने आप को, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छी से प्रैक्टिस करके रखनी है। अच्छा, लूप्स कैन बी टर्मिनेटेड बाय। तो लूप्स जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट से जो है ना टर्मिनेट हो सकते हैं। अच्छा, ध्यान रहे कि आप जो ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों ये आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये लूप्स के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, 119 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, टीसीपी स्टैंड फॉर, ये फुल हमारे पास एब्रिविएशन आ रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। और ये देखें काफ़ी यहाँ पे सिमिलर उन्होंने बनाए हुए हैं जो कि इससे मैच भी कर रहे हैं काफ़ी। अच्छा, 120 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, विच डिवाइस इज यूज एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इन द ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास वो माउस ही आती है।
और अगर गेमिंग के हवाले से बात की जाती तो वो जॉयस्टिक का हमारे पास आंसर होता। अच्छा, 1 to 1 आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? तो हमारे पास वो मॉडेम का होना लाजमी है, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। विच ऑप्शन कैन ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन इनटू इट बट कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई इट? तो हमारे पास वो सी डी रोम है। सी डी राइटर वगैरह भी होते हैं जो उनके अपने यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज के हिसाब से जो आंसर है वो सी डी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, 123 हमके पास एमसीक्यू आ रहा है। एंटिटीज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज? तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाता है कौन सा एमसीक्यूज। तो जो जो वैल्यू चेंज कर रहा होता है तो वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। तो अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलर जो है हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो मॉडेम है। ठीक है। जिसका काम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कर रहा होता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे है वो बोथ ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, 125 आपके पास एमसीक्यू आ रहा है। विच टोपोलॉजी प्राइमरली यूटिलाइजेस एफ डी डी आई? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को। 126 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। टेलीफोन लाइन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ? टेलीफोन लाइन जो है हमारे पास वो फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। विच बस ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड वाइस वर्सा? तो इसका आंसर आपके पास जो है वो डेटा। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? तो यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉमन सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन हमारे पास लेज़र है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो आ रहा है वो है। द प्रोग्राम विच हैज़ परमानेंट हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज? तो ये फार्मवेयर है इसका। अच्छा, ये कॉमन सवाल है और इंटर बोर्ड के अंदर भी काफ़ी बार ये पूछा गया है, ये सवाल जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया, लेकिन आंसर जो है उसका सेम ही होता है। ठीक है। अच्छा, 130 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम्स? वैसे तो डेट कोई ऐसा सवाल कॉमनली मुझे दिखा नहीं गया, लेकिन अगर ये भी आ भी सकता है, तो आपको उस हिसाब से भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर 1614 है और इजी है। 1614 याद करने के लिए तरीके से आप कोड वर्ड बना के याद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है एबीसीडी कैन कोड अप टू हाउ मेनी डिफरेंट करेक्टर्स? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एबीसीडी जो है वो इनकोडिंग करेक्टर स्कीम है, खासतौर पर करेक्टर के हवाले से। तो ये भी ये पूछ रही है कि भाई कितने डिफरेंट करेक्टर्स जो है ना वो बना सकता है इसमें। तो वो 256 है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास आ रहा है। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज? तो एक तरीके से कह लें कि फाइंडिंग वाला कुछ आ रहा है, या एक तरीके से कुछ इसमें जो है ना सर्चिंग वाला आ रहा है। तो वो डेटा को जो है हमें ढूंढने वाला काम है, तो वो फैच करना हो गया एक तरीके से आपके पास। ठीक है। तो अच्छा, 133 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। कंप्यूटर विच सीपीयू स्पीड अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एंड विद द वर्ड लेंथ ऑफ अराउंड 64 बिट्स? 100 मिलियन का जो है वो इसका है माइक्रो कंप्यूटर का है। और बाकी ये सब का भी आपको याद होना चाहिए, ताकि आपके लिए इजी रहे वहाँ पे। और ये आपके पास जो है वो बुक वगैरह के अंदर सब उनसे मिल जाते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। और जैसे कि मिनी कंप्यूटर के आपके पास जो है वो बिलियंस के अंदर होती है, और मेन फ्रेम के आपके पास ट्रिलियंस में होती है। और सॉरी, मिनी कंप्यूटर के मिलियंस में होती है और सुपर कंप्यूटर की जो है बिलियंस में है। तो इस तरह का सीन है। ठीक है। अच्छा, 134 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो। एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टीड ऑफ वन इज? इन्हीं तरीके से ये पूछ बोलना चाह रहे हैं कि भाई मल्टीपल जो है ना आप काम एक साथ उसमें करना चाह रहे हो, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग के ला रहा होता है। इस अप्रोच को मल्टी प्रोग्रामिंग हम कहते हैं, ताकि वो एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर सके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो कि आपके पास आ रहा है। अ डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज फीचर ऑफ अ डैश रेजिडेंट पैकेज? तो डायरेक्टली जो है वो जो हमारे पास करीब में होता है वो एक मेमोरी है, जो कि बहुत जो फास्टली जो है ना हमारे पास कनेक्ट कर लेती है। ठीक है, ये इसलिए उसका फीचर है। तो उसको जो है ना क्विकली टाइम मिल जाता है। और वरना अगर स्टोरेज डिवाइस से करेगी तो उसमें इशू क्या आएगा कि वो तो स्लो होती है। ठीक है ना, इस वजह से। 136 एमसीक्यू आपके पास आ रहा है। आ एंड डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू? तो जाहिर सी बात है, प्रोवाइड से कहानी आ रही है तो हमारे पास इनपुट डिवाइस होते हैं जो जिससे हम डेटा ले रहे होते हैं। ये जो यही तरीके से करेंगे वो डिवाइस डेटा दे रहे होते हैं।
ठीक है, और वो डेटा फिर आगे जाता है सीपीयू के पास, आगे वो प्रोसेस हो सके। ठीक है, प्रोसेस के बाद फिर वो आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है जिसको हम आउटपुट कह रहे होते हैं। अच्छा, 137 एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है। इन विच ईयर वाज द चिप यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, वैसे कॉमनली जो है ना ईयर वाले सवाल मैंने देखे नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो फिर थोड़ी बहुत आपको जो है ना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले जो ईयर हैं वो आपको एटलीस्ट करना है। जैसे कि जनरेशन्स को आपने देख लेना, कि जनरेशन्स किस किस रेंज में रही है। लेट्स सपोज के फर्स्ट जनरेशन आपकी किस रेंज में रही है, और सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, जो ऑनवर्ड्स चल रही है सारी। तो उन सबको थोड़ा बहुत आपने देख लेना। उसके अंदर जो फेमस कंप्यूटर्स हैं, मशहूर के कंप्यूटर है, वो कब लॉन्च हुए, तो इनको आपने थोड़ा देख लेना। तो आपको आइडिया, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर था जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटर जो चिप है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी वो। तो आपके पास ये है 1997, 1975 है आपके पास ये। अच्छा, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड। ठीक है, तो जो पहला मिनी कंप्यूटर बिल्ड हुआ था वो 1965 में, यानी कि 1965 में हुआ था। अच्छा, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड कॉल्ड बिग ब्लू। अच्छा, ये एमसीक्यूज जो है ना एक तरीके से कह लें कि आई थिंक सो ये फेडरल की बुक में एग्जैक्ट लिखी होगी ये बात, यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और वैसे ये आईबीएम है यहाँ पे इसका ऑप्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है कि व्हेन डिड आईबीएम इंट्रोड्यूस द 286 बेस्ड पीसी80। ठीक है, तो ये भी ईयर का सवाल ही है, 1984 इसका आंसर है। और नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं हम। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप प्राइमली इन। तो जो पहला जो हमारे पास डिजिटल हुआ था वो यूएसए के अंदर ही हुआ था। अच्छा, तो हमारे पास लास्ट एमसीक्यू आ रहा है, वो है परफोरेटेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया नोन एज। अच्छा, परफोरेटेड पेपर को जो है ना हम यहाँ पे पंच टेप के नाम से भी कह रहे होते हैं। तो ये पहले के टाइम चलता था, लेकिन अब तो ये खैर ज़ाहिर सी बातें ख़त्म हो गई है टेक्नोलॉजी। पहले के टाइम, अब ज़ाहिर सी बातें नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ये एब्सोल्यूट हो गई है बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेपर टेप्स। अच्छा, ये पेपर टेप्स जो है ना एक तरीके से काफ़ी लंबी शीट होती थी एक, और उसके ऊपर जो है ना होल बने होते थे, और पंच टाइप जो चीज़ होती है ना वैसे बने होते थे। तो वो हम इसको एज अ इनपुट वहाँ पे यूज़ कर रहे होते थे उस जगह पे। तो ये ओवरऑल सारे एमसीक्यूज थे पास पेपर के। तो होप सो आप सब जो है इसको एक दफ़ा देखें और रिवाइज करें, और बार बार जो है उसको रिव्यू करें, ताकि आपके जो है अगर कोई एमसीक्यू इसमें से आ जाता है तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक ही, हाँ।